तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो लड़की की जो डिमांड्स होती हैं शादी से पहले, कि भाई मुझे तो लड़का जो है इतना सैलरी 15 लाख 20 लाख की सैलरी होनी चाहिए, उसके बाद उसका सेपरेट घर होना चाहिए, अपनी माँ या बाप से ज़्यादा टच में नहीं रहना चाहिए। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हम रिवर्स डॉरी कंसिडर करते हैं। तो हाँ बिल्कुल, कोई रिलेशनशिप अगर आप बनाने जा रहे हो तो उसमें अगर पहले से डिमांड रख देते हो तो हम्म, अगर, और वो डिमांड्स अगर फाइनेंशियल है, फिर तो उसको हम्म, डाउरी कम करेंगे ना। अब वो लड़की वाला करे या लड़के वाला करे, कोई भी करे। तो इसके हिसाब से तो फिर इसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए कि अगर मतलब मान लीजिए जैसे लड़का कोई डिमांड नहीं रखता तो उसी तरह से लड़की भी डिमांड नहीं रख सकती, ऐसा ही कानून कुछ बनना चाहिए। देखो इस पे क्या है कि जब शादी के टाइम पे लड़का बोलेगा कि ये हम जिंदगी भर तक मेरे घर में रहेगी, मेरा खाएगी, मेरा वो करेगी, और इसके लिए मुझे दहेज चाहिए वगैरह चाहिए जिसको मैं इन्वेस्ट करूंगा या फिर बिजनेस वगैरह कुछ भी शुरू करूंगा, तो उसको तो डाउरी हम बोल देते हैं। लेकिन जब लड़की सिमिलर डिमांड्स रखेगी कि मुझे इतने सैलरी वाला लड़का चाहिए, अलग घर चाहिए वगैरह वगैरह, तो हम्म, उसको लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, वो तो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, सोच रही है। हाँ तो जब तक सोसाइटी का माइंडसेट नहीं बदलता तब तक तो कोई लॉ भी नहीं आने वाला। भाई, ये मतलब ये तो बड़ी मतलब मजाक वाली बात हो गई, एक हंसने वाली बात हो गई कि एक डिमांड अगर कोई लड़का करता है और अगर उसी तरह की सिमिलर डिमांड अगर कोई लड़की कर रही है तो दोनों में कितना डिफरेंस है। कि मतलब एक तरफ आप एक बंदे को आप क्रिमिनलाइज कर देते हो बस इसीलिए क्योंकि वो लड़का है, और दूसरी तरफ वो लड़की की जो इतनी सारी डिमांड्स हैं जो मतलब कई बार तो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होती हैं, अननेचुरल होती हैं, उन डिमांड्स को आप ये कहते हो कि लड़की जो है वो अपने सिक्योरिटी, फ्यूचर की सिक्योरिटी देख रही है। तो तो भाई ये मतलब कॉन्सेप्ट। सोसाइटी वाले ये बोलना चाह रहे हैं कि लड़के को अपने हित के बारे में सोचने का कोई अधिकार नहीं है। लड़की अपना फ्यूचर सेटल करने के लिए कुछ भी मांग सकती है, लेकिन लड़का मांगेगा तो वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। और इसका ऑफेंस की सजा सिर्फ लड़के को नहीं, लड़के के पूरे फैमिली को, या फिर जो उसके रिश्तेदार शायद इस देश में भी नहीं रहते सालों महीनों तक, जिनके साथ उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनके ऊपर भी केस हो जाएगा। सही बात है। वैसे वैसे आप इस चीज को, जो लड़कियों की जो डिमांड्स हैं, इसको आप जो है आज की डेट में एक बहुत अच्छा एक वर्ड चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट से आप इसको किस तरह से लिंक करके देखते हैं, कितना मतलब ये चीज जो है वो एक महिला को कितना सशक्त बनाती है। अब वुमेन एम्पावरमेंट को मैं ऐसे बताता हूँ कि जैसे देखो कि ठीक है, जब आप टीवी खोलते हो, न्यूज़पेपर खोलते हो, नेताओं के भाषण सुनते हो कि हाँ महिला है तो इंडिपेंडेंट है, स्ट्रांग है, वो कुछ भी कर सकती है, उनको मर्दों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कोई जरूरत नहीं है, तो फिर तुम ऐसे नियम कायदे क्यों बना रहे हो कि पति के वो जो है प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा है, अगर वो डिवोर्स लेती है तो उसको, पति को उसको पैसा देना होगा, फिर बच्चे अगर होते तो बच्चे की कस्टडी उसको मिलेगी, फिर बच्चे का सपोर्ट का भी पति को देना होगा। तो तू कहाँ से एम्पावर्ड हो गई भाई? तू तो लिटरली भीख मांग के ले रही है सब कुछ, अपने बलबूते तो कमा नहीं पा रही है कुछ भी। सही है। तो ये मतलब एक तरह से ये बात हो गई कि भाई हम तुम्हें, तुम्हारी एग्जिस्टेंस को हम वैल्यू भी नहीं देंगे, मगर तुम्हारे पास जो मॉनेटरी वैल्यू है वो सारी हमारी है, हमें जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो मिलती रहनी चाहिए। हाँ ये तो है। और एक और चीज है कि इस देश में 800 से ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के मिला के 800 के ऊपर गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स चल रही है बहुत सारे, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। उसका अच्छा। पैसा भी टैक्स से जा रहा है, और मेजोरिटी टैक्स पेयर्स कौन है? ऑब्वियसली हम्म, पुरुष है। हम्म, इन तो ये कहाँ का एम्पावरमेंट है भाई? एम्पावरमेंट छोड़ देता हूँ, ये इक्वालिटी भी कहाँ है कि हम्म, 800 से ज्यादा स्कीम्स चल रही है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए, लेकिन इसी लेवल पे मर्दों के लिए क्या चल रहा है? और जो मर्दों के लिए चल रहा है, कुछ लोग बोल देंगे कि हाँ ये स्कीम चल रहा है मर्दों के लिए। जी नहीं, वो मर्दों के लिए नहीं चल रहा, वो जनरल स्कीम है जिसमें हम्म, लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सवाल और मेरे पास है कि जैसे मान लीजिए कि आजकल को एजुकेशन चल रहा है, बच्चा जो है, बच्चा बच्ची जो भी है, वो बचपन से स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद लड़का जो है वो नौकरी करता है, लड़की भी नौकरी करती है, दोनों जॉब करते हैं, या मान लीजिए कि लड़की जॉब नहीं भी करती है, मगर जो है ना एक तरह से जो आज का एक चल रहा है समाज में कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है बराबर। तो उसके बाद भी एक लड़के के ऊपर जब इतनी सारी बर्डन्स होती हैं, फैमिली देखना होता है और भी कई सारे कमिटमेंट्स होते हैं, उसके बाद शादी होती है और फिर शादी के बाद के जो कमिटमेंट होते हैं वो अलग होते हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि मतलब लड़के के ऊपर इतने बर्डन्स आ रहे हैं और उसके बाद अगर एक लड़की है जो उसके ही सैलरी पे दोबारा क्लेम कर देती है कि भाई ये सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए, ये चीज़ें कितनी कितनी हद तक सही है ये?
ठीक है, जब ये इस मैटर पे बात आता है ना कि कौन घर चला रहा है, किसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, मान लेता हूँ कि मैं लड़का भी, जो पति है वो भी काम करता है, जो पत्नी है वो भी काम करती है, ठीक है। अगर ये बोल दे कि मैं घर का खर्चा नहीं चलाऊंगी वगैरह चलाऊंगा, उसको पैसा नहीं दे सकता, तुम काम करती हो तो तुमको देना होगा, ये कोई अगर लड़की जाके कहीं पे कुछ बोल दे, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ, बोल दे कि ये जो मेरा पति है ये घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा रहा, तो उसके ऊपर थूथू करने के लिए बहुत मिलेंगे आपको। रिसेंटली केरला हाईकोर्ट का भी एक जजमेंट आया था कि हस्बैंड ने मेंटेनेंस मांगा था अपने वाइफ से, तो वो केरला हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि ये ठीक नहीं है, कि ये दिस इज एब्सोल्युटली शेमफुल। अच्छा, तो तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है भाई? तुम तो काम कर रहे हो, लेकिन मतलब एक चीज है जो फेमिनिस्ट अच्छे से जानती हैं कि सोसाइटी में ये इक्वालिटी के बारे में तो सारा दिन अपना राग गाते रहेंगे, लेकिन इनको भी पता है कि सोसाइटी हमारा ऐसा है, कहीं पे भी इक्वल सच में इक्वालिटी में जो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होने चाहिए थे मर्द और औरत को ऊपर, वो कभी भी हमारे सोसाइटी में अप्लाई नहीं होता और ना ही होगा, क्योंकि जिस दिन आप सेम स्टैंडर्ड में मर्द और औरत को एक ही तराजू में तोलना शुरू कर दोगे, उस दिन देखना आपसे ज्यादा ये वर्किंग वुमेन लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप भी नौकरी करते हो, हमने भी नौकरियां की हैं, हमको भी पता है कि जो ये कॉर्पोरेट कंपनीज में जो ये लड़कियां काम करती है उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, जो मर्द उनके जो पीयर्स होते हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मतलब बात आ जाती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई काम अगर किसी को दिया हुआ है या कोई जिम्मेदारी अगर किसी को दी गई है, तो उसमें जो है अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, तो किसी तरह से भी अगर उसमें कोई मर्द इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी उसी की होगी, लेकिन अगर कोई औरत है तो उसके लिए एक्सक्यूजेस बहुत सारे होंगे। एब्सोल्युटली, और डाउरी का भी यही है कि लड़की करे तो ठीक, लड़का करे तो भाई क्राइम। अब हम एक चलते चलते एक लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं कि सबको बराबर का अधिकार है और कानून सबके लिए बराबर है, जैसा बताया जाता है, वैसे तो है नहीं, मगर फिर भी एक बात कही जाती है कि भाई कानून सबके लिए बराबर है, राइट टू इक्वालिटी है। और उसके बाद फिर जब हम ये डाउरी, रिवर्स डाउरी की बात करते हैं, तो इसमें जो राइट टू इक्वालिटी है ये कहाँ पे स्टैंड करती है? मेरे हिसाब से तो भाई कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक और आर्टिकल है 15 सबसेक्शन 3, अगर मैं सही हूं तो उसके तहत किसी भी गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी बायस्ड स्कीम ला सकता है, अगर ये बच्चों के लिए है और औरतों के लिए है। और इसके अलावा एक और चीज है कि जो भी ये बायस्ड लॉज, फिर ये बायस्ड स्कीम चल रही है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक टैग लगा के बोल देंगे कि भाई ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, कि हम मानते हैं कि ये मर्दों के खिलाफ है, लेकिन ये है, अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ना ही आप कुछ कर सकते हो। सही है, तो ये एक तरह से जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और पॉलिटिकल पार्टीज अपने बेनिफिट के लिए भी यूज करती होंगी। ऑब्वियसली वो तो करेंगे, उनको वोट